ये आकाशवाणी है, बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 49वीं कड़ी, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और निम्नीकरण। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकले, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। वाह, कितना सुंदर दृश्य है ना। दूर दूर तक हरियाली फैली है। हाँ अंजलि, इसलिए तो मुझे भी हिमाचल प्रदेश और ऐसी ही पहाड़ी क्षेत्र पसंद आते हैं। सही कहा वसुधा। हरी भरी प्रकृति की गोद में मन को असीम शांति मिलती है। लेकिन पापा, आपकी एक बात तो सही होती नहीं दिख रही। कौन सी बात आ रहा हो बेटा? पापा, आपने तो कहा था कि यहाँ पे सेब के खेत होंगे, पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अनार और आड़ू की खेती है। हाँ आरब, 10 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तब तो यहाँ सेब के बगीचे थे। हाँ, और इसीलिए तो मैंने बच्चों से कहा था कि जहाँ हम जाएंगे वहाँ सेब के बागीचे होंगे। पापा, क्यों ना हम उन अंकल से बात करें जो वहाँ खेतों में काम कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब यहाँ वो सेब की खेती क्यों नहीं करते? नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। हम लोग दिल्ली से आए हैं। लगभग 10 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सेब के काफ़ी बागीचे थे, लेकिन अब तो यहाँ दूसरे फल और सब्जियों के खेत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक समय यहाँ सेब की फसल अच्छी होती थी, लेकिन पता नहीं कुछ सालों से सेब की फसल काफ़ी कम हो रही थी। उस फसल से हमारी रोजी रोटी भी नहीं चल पा रही थी। इसलिए हम किसान सेब की जगह कीवी और अनार जैसे फल उगाने को मजबूर हो गए हैं। तभी हमें यहाँ का नज़ारा काफ़ी बदला बदला लग रहा है। और 1200 से 1800 मीटर की मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कुल्लू, शिमला और मंडी जैसे ज़िलों में ये चलन कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। इन ज़िलों के किसान मिश्रित खेती को तरजीह देने लगे हैं, जिसमें वे सेब के बागों में सब्जियों के साथ ही 1000 से 1200 मीटर की कम ऊंचाई पर उगाए जाने वाले कीवी और अनार जैसे फलों की खेती कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होने लगा अंकल? अरे बाबू, हम ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कुछ प्रोफेसर आए थे। वो कह रहे थे कि यहाँ की आबो हवा में जो बदलाव आ रहा है उसके कारण यहाँ की ठंडक कम हो रही है, और ये तो हम जानते ही हैं कि ठंडक कम होने से सेब की फसल अच्छी नहीं होती। आबो हवा, यह क्या होता है? बेटा, इसका मतलब जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज से है। पापा, कुछ दिनों पहले मैंने डीडी साइंस पर इससे संबंधित एक कार्यक्रम देखा था। अच्छा। जिसमें बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का पिघलना, मौसम की असामान्य घटनाएं, प्रजातियों का खत्म होना और फसलों की उत्पादकता का कम होना जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह की घटनाओं को हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और इन सभी को एक ही परिदृश्य से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, तभी यहाँ आए हुए वैज्ञानिकों ने हमें सलाह दी थी कि हम ऐसी फसलें उगाएं जो बदलती फिजाओं के अनुकूल हों। जी, इसी को तो अनुकूलन यानी एडेप्टेशन कहा जाता है। अच्छा जी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अनुकूलन को एक ऐसी प्रक्रिया कहा गया है जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाओं के परिणामों का सामना करने के लिए रणनीति बनाई जाती है। अच्छा। अनुकूलन व्यक्ति से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के किसी भी स्तर पर हो सकता है।
बात तो तुमने सही बताई भैया, लेकिन ये सब ना हमारी समझ में नहीं आता। अब बस हम तो ये जानते हैं कि हम जैसा मौसम देखते हैं वैसी फसल लगा देते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा भैया। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। अच्छा, फिर कभी आए तो जरूर मिलने आए हमसे। जी जरूर जरूर। अब ना बहुत थक गए। होटल पहुंच के कल की तैयारी करेंगे। हाँ हाँ मम्मी, कल सुबह जल्दी उठकर हमें देहरादून भी तो जाना है। वहाँ तो बहुत मजा आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद यूनुस अंकल से मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। चलो भाई चलो, अब हमें चलना होगा। जब से यूनिस जी देहरादून के भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में कार्य करने लगे हैं, तब से उनका दिल्ली आना कम हो गया है। हाँ बस कल अंकल से मिलेंगे। हाँ चलो भाई चलो, अब तैयारी करो, अपना अपना सामान रखो। चलो हाँ चलो चलो चलो। तो बच्चों, कैसा रहा हिमाचल प्रदेश, विशेषकर कुल्लू मनाली का सफर कैसा रहा आपका? अंकल बहुत ही रोमांचक। लेकिन सेब के बागीचे तो देख नहीं पाए हम। हाँ बेटा, आजकल सेब के बागीचों के क्षेत्र बदल रहे हैं और ऐसा हो रहा है बच्चों जलवायु परिवर्तन के कारण। बच्चों आओ बेटा, नाश्ता कर लो, गुफ्तगू तो होती रहेगी। अरे वाह आंटी, आपके हाथ की सिवैयां की काफी याद आती है मुझे। मुझे तो अंकल की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए तुम दोनों को आंटी और अंकल की याद आती हाँ, तो बच्चों को तो खाने की चीजों से ही याद आते हैं ना लोग। वैसे तो हमारा देश भी इतना विशेष है, कहीं पे तपते रेगिस्तान तो कहीं पे ग्लेशियर। हाँ बेटा, हमारे देश की यही विविधता हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ प्रकाश, लेकिन इसी विविधता के कारण हमें कई समस्याओं का सामना करने के लिए विशेष प्रकार की रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। सो तो है। हिमालय क्षेत्र हो या पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य हो या फिर तटीय क्षेत्र, सभी के लिए एक समान उपाय सटीकता से काम नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अंकल, जैसे हिमाचल प्रदेश में रात बितानी हो तो गर्म कपड़े ले जाने पड़ते हैं, और राजस्थान में जाना हो तो कॉटन के कपड़े जिनमें गर्मी ना लगे। बिल्कुल। हाँ बेटा। ठीक वैसे ही जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करने के लिए हर एक क्षेत्र के हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल। जहाँ पानी की कमी है वहाँ ऐसी फसलों को उगाना होगा जो कम पानी में भी अच्छी उपज दें। हाँ। और पानी की अधिकता है वहाँ ऐसी फसलों को उगाना होगा जो ज्यादा नमी में भी अपने आप को सुरक्षित रख सकें। हाँ ये बात। इसी प्रकार अधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए रणनीतियां बनानी होंगी। और जहां ज्यादा ठंड है वहां ठंड से होने वाले रोगों से बचाव करना होगा। बिल्कुल ठीक। और तटीय क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं जो उनके लिए अलग अलग रणनीति बनानी होगी। यानी जैसा देश वैसा भेष वाली बात को याद रखना होगा, तभी हम जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने आप को ढाल पाएंगे। बिल्कुल ठीक। वैसे बच्चों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनीकरण यानी कम करने एवं अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन नीतियों के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी हम सभी को इस दिशा में काम करना होगा। बिल्कुल ठीक है। सबसे आवश्यक बात है वनों का संरक्षण करना। बिल्कुल। वन और वृक्ष महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है। बिल्कुल ठीक। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसे कार्बन के रूप में संग्रहित करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? वैसे बच्चों, वनों द्वारा कार्बन की कमी को जलवायु परिवर्तन का सामना करने का एक आसान और सस्ता माध्यम माना जाता है। जी। अंकल, तब तो जंगल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ अंजलि, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भाई, लगाए गए जंगल आज लगभग 2640 लाख हेक्टेयर को कवर करते हैं और हर साल वायुमंडल में अनुमानित 1.5 गीगाटन कार्बन अवशोषित करते हैं। बिल्कुल। यही नहीं, जंगलों को टिकाऊ ढंग से प्रबंधित करने पर वो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल यूनुस भाई,
यानी कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करना है तो शहरी वानिकी और ग्रामीण परिदृश्य में वृक्षारोपण के माध्यम से वृक्षों का आवरण बढ़ाना होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ भाई साहब, सही कहा आपने। इसके अलावा सतत वन प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल ठीक। सतत वन प्रबंधन वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के अस्तित्व को सुरक्षित करता है और उनके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक महत्व को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक। वैसे सतत वन प्रबंधन द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या से निपटने में वनों के योगदान को अधिकतम किया जा सकता है और वनों और वन पर निर्भर लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारण नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद भी मिल सकती है। बिल्कुल यूनुस भाई। इसके अलावा सतत वन प्रबंधन सतत विकास के व्यापक संदर्भ में खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, टिकाऊ विकास और स्थायी भूमि उपयोग में योगदान दे सकता है। बिल्कुल सही कहा वसुधा। वनों का प्रबंधन केवल जलवायु परिवर्तन के लिए ना करके अन्य उद्देश्यों जैसे कि उत्पादन, मिट्टी, पानी और अन्य पर्यावरणीय सेवाओं का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, सामाजिक सांस्कृतिक सेवाओं का प्रावधान, आजीविका समर्थन और गरीबी उन्मूलन आदि में भी सहायक साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तब तो वन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना पापा? बिल्कुल बेटा। आरव बेटा, वन हमारे लिए ही नहीं, अन्य सभी जीवों के लिए भी इतने ही महत्वपूर्ण है। भारत 12 विशाल विविधता वाले देशों में से एक है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता है। अरे हाँ भाभी, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के वन हैं। हिमालय वन, तपते रेगिस्तानी जंगल सहित मैंग्रोव वन और पर्णपाती वन विभिन्न प्रकार के जीवों को पनाह दिए हुए हैं। भारत में 16 प्रकार के वन समूह और 221 प्रकार के वन हैं। जी भाभी। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2010 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र प्रतिशत 24.4 है। यहाँ विश्व की कुल मानव आबादी का 17% एवं चौपायों की आबादी का कुल 18% निवास करता है। भारत के पास विश्व के कुल जमीनी क्षेत्रफल की 2.4% जमीन है। हाँ प्रकाश, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे वनों के महत्व को देखते हुए वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पास एक व्यापक नीति और विधायी ढांचा है। बिल्कुल। वानिकी विषय भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची में आता है। बिल्कुल। जिससे वानिकी विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों दोनों को सशक्त बनाया गया है। अच्छा अंकल, अक्सर मैं समाचार पत्र में IPCC के बारे में पढ़ती रहती हूँ। इसके बारे में बताइए ना कि ये संस्था क्या करती है। बताओ यूनुस। ठीक है भाई, तो सुनो अंजलि। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है। ये संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है। और 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना के बाद इसे हासिल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। बिल्कुल ठीक। पहली बड़ी सफलता 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल था ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही भाभी। आंटी, क्या क्योटो प्रोटोकॉल का भी जलवायु परिवर्तन से संबंध है? अरे हाँ बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इससे जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को तय करता है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। बिल्कुल भाभी। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्य 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड के उत्सर्जन को कवर करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रकाश। और दिसंबर 2015 पेरिस में एक ऐतिहासिक समझौता किया गया था। इस वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में होने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौतों का लक्ष्य वैश्विक तापमान को इस शताब्दी में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का था। बिल्कुल।
नवंबर 2017 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 195 सदस्य देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 170 इस लक्ष्य को हासिल करने वाली पार्टी बन गए हैं। अच्छा अंकल, जलवायु परिवर्तन पर हर साल कोई ना कोई सम्मेलन या समझौता होता रहता है, लेकिन फिर इस सम्मेलन की क्या विशेष बात थी? मैं बताता हूँ अंजलि। पूर्व में हुए सम्मेलनों के विपरीत इस समझौते ने प्रत्येक देश को अपना लक्ष्य निर्धारित करने, जैसे कि वनों की कटाई रोकने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने और धीमा करने पर जोर दिया। यह तो ऐतिहासिक है। इससे सदस्य देशों का नजरिया बदलता है। आपको हर किसी से सहमत होने की आवश्यकता नहीं थी। आप अपना योगदान निर्धारित करते हैं और आप इसे पूरा करने में जुट जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और उम्मीद है कि इससे वास्तविक और सही मायनों में बड़ा परिवर्तन होगा। भारत ने पेरिस समझौते को अमल किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद चौथे सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश हैं। यूनुस भाई, भारत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और जागरूकता रणनीतियों का प्रारंभिक अंग था। इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जलवायु परिवर्तन पर बहस को भी तेज किया। हाँ प्रकाश भाई, 2002 में दिल्ली में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल वार्मिंग के महत्व पर एक संयुक्त घोषणा के लिए जोर दिया। भारत ने समझौते से पहले ही उत्सर्जन को कम करने के तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। इसी बात को देखते हुए जून 2008 में NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूरगामी विकास करना था। बिल्कुल ठीक कहा जीनत तुमने। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में जलवायु संरक्षण और अनुकूलन दोनों शामिल हैं। ये योजना राष्ट्रीय मिशनों के रूप में 8 प्राथमिकताओं को परिभाषित करती है, जिनमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्थायी आवास, पानी, हिमालय में पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, वनीकरण, स्थायी कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है। बिल्कुल। अंकल, इसमें जलवायु परिवर्तन को भी एक अहम स्थान दिया गया है। हाँ अंजलि, जलवायु परिवर्तन के साथ ही अनुकूलन के उपाय इस एकीकृत जलवायु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 मिशन थे। 8 मिशनों में से 4 न्यूनीकरण पर थे, 3 अनुकूलन पर और 1 ज्ञान को साझा करने पर था। ये 8 एक साथ जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने के लिए भारत की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कुछ और भी पहल, जैसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष, जलवायु परिवर्तन एक्शन कार्यक्रम, बिल्कुल ठीक, और जलवायु परिवर्तन पर राज्यों द्वारा संचालित योजनाएं आदि हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीनत। वैसे सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। ये मिशन भी जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम से जुड़ा है। वो कैसे अंकल? इस कार्यक्रम द्वारा स्थानीय समुदाय, विशेषकर पंचायतों का पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु सशक्तिकरण करना है। यूनुस भाई, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष यानी NAFCC के तहत राजस्थान, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम, मणिपुर और केरल में अनुकूलन गतिविधियां चल रही हैं। हाँ प्रकाश भाई, इसी प्रकार उत्तराखंड के वनों की आग हिमालय क्षेत्र को एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का एक कारण चीड़ की पत्तियां भी हैं। लेकिन अब इन पत्तियों का प्रबंधन करके वनों और पर्यावरण को बचाया जा रहा है। अच्छा। इससे स्थानीय लोगों को आजीविका भी मिल रही है। तो अंकल, इन पत्तियों का क्या करते हैं? बेटा, बेकार पड़ी पत्तियों से धुआं रहित कोयला बनाया जा रहा है। अच्छा। फिर उसे बाजार में बेचा जाता है
और इसके अलावा चीड़ की पत्तियों से कागज भी बनाया जा रहा है। वाह। वैसे यूनुस भाई, इसके अलावा भारत वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने के लिए रेड प्लस नामक अंतर्राष्ट्रीय पहल से भी जुड़ा है। बिल्कुल ठीक। और इसका उद्देश्य वनों की रक्षा के लिए वन समुदायों को मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। वन प्रमुख कार्बन सिंक है, इसलिए ये पहल काफी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। वही अन्य बातों के अलावा रेड प्लस नीति का उद्देश्य रेड प्लस के खाते में अर्जित वित्तीय लाभों को स्थानांतरित करके स्थानीय समुदायों को संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर रेड आर्किटेक्चर बनाना है। यूनुस भाई, कहने का तात्पर्य ये है कि सारा राष्ट्र एक बेहतर सुसंगत मिशन योजना यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक साथ खड़ा हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रकाश। जलवायु परिवर्तन से गंभीर तौर पर प्रभावित होने वाला एक समुदाय किसान है। बिल्कुल। दूसरी ओर UNPCC के अनुसार खाद्य उत्पादन लगभग 25% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी कृषि गतिविधियों में नाइट्रोजन उर्वरक, सिंथेटिक वनस्पति नाशक और कीटनाशकों, जीवाश्म ईंधन की खपत और ढुलाई के लिए परिवहन का उपयोग शामिल है। बिल्कुल। यही कारण है कि जैविक खेती जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैविक खेती पारंपरिक खेती के मुकाबले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में लगभग 60% तक बेहतर साबित हुई है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रकाश। यही कारण है कि भारत में सिक्किम जैसे कई राज्य अब 100% जैविक खेती करते हैं और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। वही कई अन्य राज्य अब इसका अनुसरण कर रहे हैं। और इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसलों की ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं जो कम पानी वाले क्षेत्रों जैसे रेगिस्तानी इलाकों में भी अच्छी उपज दे सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा। इसके अलावा कम समय अवधि वाली किस्में भी विकसित की हैं। भाभी, ऐसे उदाहरण जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के बेहतरीन उदाहरण हैं। देश के कई राज्यों में गांव में खेती के अभिनव और स्थायी तरीके तलाशे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जो कि खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। जैसे पॉलीथीन से बने पॉली हाउस के उपयोग से फसलों को सीधी पड़ने वाली सूर्य की रोशनी से बचाते हैं। हाँ। और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में उनकी सहायता करते हैं। बिल्कुल। इससे तापमान नियंत्रण में रहता है, जिससे मौसमी सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना बहुत संभव है। हाँ, सुरक्षित कीट प्रबंधन तकनीकों को भी काम में लाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। उदाहरण के लिए जैविक खाद से एक स्प्रे बनाया जाता है। जब प्याज के पौधे पर इसका छिड़काव किया जाता है तो मिट्टी, पानी या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ये कीड़ों को दूर रखता है। बिल्कुल ठीक। खेतों के पास के क्षेत्रों में कीट को फंसाने के हल्के जाल लगाए जाते हैं। अब ये सफेद कीटों और बीटल जैसे कीड़ों को पकड़ते हैं जो कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ? ठीक वैसे जैसे हम अपने घर में मच्छरदानी लगाते हैं। अच्छा अंकल, आप लोग ये बताइए मुझे कि देश में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए तो पापा। बताओ ना प्रकाश, क्या बात है? देखो अंजलि, उत्तर पूर्वी राज्यों में ऑर्किड फूलों के संवर्धन के लिए कई क्षेत्रों को ऑर्किड इको जोन के तहत विकसित करके ऑर्किड की कई प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है। मानवीय कोशिकीय जनन यानी इन विट्रो प्रोपेगेशन कर पॉली हाउसेस में 5 लाख ऊतक संवर्धित पौधे तैयार करके उन्हें व्यावसायिक उद्देश्य से लगाने का काम पूरा किया गया है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारत का पहला राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक तैयार किया है, जो भारत की जलवायु परिवर्तन का सामना करने की प्रतिबद्धता से संबंधित है। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और दीर्घकालीन आजीविका के लिए तटीय आवासों और जैव विविधता का प्रबंधन और पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीनत। भाई, छत्तीसगढ़ में महानदी के जल ग्रहण क्षेत्रों के पास जलमय भूमि में जलवायु अनुकूलन रणनीतियां अपनाई जा रही हैं।
मेघालय के जल की कमी वाले क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रति सहन करने की क्षमता के विकास के लिए झरनों के पुनरुद्धार के लिए स्प्रिंग शेड विकास कार्य किए जा रहे हैं। पंजाब में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहने में सक्षम पशुधन पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों है कि अधिकतर योजनाएं वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती? वसुधा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात उभर कर आई है कि इसके लिए प्रभावित समुदायों की आवश्यकताओं के बारे में पर्याप्त समझ की कमी, शोधकर्ताओं एवं नीति निर्माताओं द्वारा चिन्हित अनुकूलन रणनीतियों को समझने और उन्हें अपनाने में समुदायों की अक्षमता और धन के अभाव को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार पाया गया है। जलवायु अनुकूलन के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। वो तो है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक समझे। हमें हमारे समाज को जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के लिए तैयार करने के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। बिल्कुल। अनुकूलन कई तात्कालिक और भविष्यक लाभ पहुंचाते हैं। अनुकूलन उपायों के उदाहरण हैं ड्रिप सिंचाई और पानी की रिसाइकलिंग के माध्यम से पानी के उपयोग को कम करने से जल संचयन और जल भंडारण बढ़ाने, सूखा प्रतिरोधी फसल की किस्मों का रोपण। इसके अलावा तेजी से लगातार चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए शहरों को सक्षम करना, समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय शहरों की रक्षा करने के लिए नए बुनियादी ढांचे का निर्माण, आपदा राहत तैयारियां बढ़ाने को भी अनुकूलन उपायों में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। एक बात और बताऊं? हाँ। जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने एवं निरंतर विकास की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरी हुई समस्या है। बिल्कुल ठीक। और इस चुनौती से निपटने के लिए हम सब की भागीदारी जरूरी है। और भाई, इसके लिए हर एक व्यक्ति को जितना संभव हो उतना योगदान अवश्य देना चाहिए। हाँ। ताकि सभी के प्रयासों से इस दुनिया को बेहतरीन बनाया जा सके। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 49वीं कड़ी सुन रहे थे। जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और निम्नीकरण। आलेख व अनुसंधान श्री नवनीत कुमार गुप्ता। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन काजल सूरी। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे राहुल दक्ष, सुनीता चौहान, शिखा वर्मा, शुभांकर, कमल साथी, प्रमिला विरमानी और राजेश कंबोज। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जैविक खेती क्या है? और दूसरा प्रश्न है, जैविक खेती के क्या लाभ हैं? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार। पेड़ लगाना इसका मंत्र, पेड़ बचाना इसका मंत्र। आओ हरियाली का रंग चढ़ाकर ताप मिटाए धरती का। कुदरत के बस में है मौसम का शासन, अब तो समझिए, अब